Hello students, welcome to Sigma e-learning center, and today we are going to discuss another important topic related to electric dipole. Today we are going to study electric field due to a dipole at any point. अभी तक हमने क्या पढ़ा हुआ है एक्सियल पॉइंट पे, और कहाँ पढ़ा हुआ है along the perpendicular bisector. बट सवाल हमेशा ऐसे थोड़े ना आएंगे कि आपको डायरेक्ट दे देगा सर एक्सियल पे रखा हुआ है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रखा हुआ है। सवाल तो आपको फंसाने के लिए आते हैं। तो सवाल जब भी आएगा तो सवाल आएगा किसी और पॉइंट पे जहां आपको फॉर्मूला ना पता हो या आप उसको कैलकुलेट करने में कोई मिस्टेक कर दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर इसी टॉपिक पे। ठीक है, देखो ये एक डाइपोल है। अब इसके बारे में आप लिखना चाहो तो आगे मैंने थ्योरी जो है वो लिखी हुई है, बट मैं आपको बोलते चल रहा हूँ। बाकी वहां मैं डिक्टेट नहीं करूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हो। देखो, लेट अस कंसीडर वी हैव अ डाइपोल AB. We have a dipole AB. Dipole AB having charge minus Q and plus Q situated at terminals A and B respectively. That is key, minus Q is situated on point A and plus Q is situated on point B. So we have this, and the distance between point A and point B is clearly 2A. Okay, स्टैंडर्ड जो होती है आपकी डिस्टेंस हम जो अज्यूम करते हैं वो। ओके, अब यहाँ पे हमें पोलर स्पेस में, जैसे आप कार्टेशियन प्लेन में कोऑर्डिनेट कैसे दिखाते हो, कोऑर्डिनेट आप कैसे दिखाते हो कार्टेशियन प्लेन में, ये x है ये y है, तो ये कोई पॉइंट अगर P है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x और y। इसका मतलब क्या होता है, x एक्सिस पे इसने इतना ट्रेवल किया है, यानी कि x एक्सिस पे इतना ट्रेवल कर लिया है, और y एक्सिस पे कितना किया है ये, तो ये पॉइंट निकल के आता है ना। तो जब आप कार्टेशियन प्लेन की जगह पोलर प्लेन लेते हो, पोलर स्पेस लेते हो, तब आप कोऑर्डिनेट डिनोट करते हो आर थीटा से, आर थीटा से। ठीक है, ये पॉइंट सपोज करो M है और इसका कोऑर्डिनेट आर थीटा है। एक बात बताओ, थीटा कहाँ होगा, थीटा एंगल होगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा, बेस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। अब एक बात बताओ, आपने थीटा 30 डिग्री रख दिया, तो इस लाइन पे जितने पॉइंट है यहाँ 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 और इसके पीछे जितने पॉइंट है, ये थीटा सबको कवर कर लेगा। तो अब आपको इस लाइन पे, स्पेसिफिकली इस लाइन पे आपको बताना है जो 30 डिग्री इंक्लाइंड है, कि हम किस पॉइंट पे देख रहे हैं। तो सर वो पॉइंट की डिस्टेंस सपोज करो सेंटर O से R है, तो कोऑर्डिनेट बनेगा ना M R थीटा, वही बनाया हुआ। ठीक है, तो वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल at any point in the polar space M, where M is equal to mr theta, which is the coordinate of this point M. Okay, it is at r distance from the center of the dipole and making angle theta from the axis of dipole. ठीक है, समझ में आई इतनी बात कि ये जो पॉइंट है बेटा ये r डिस्टेंस पे है, और ये जो डाइपोल है इससे ये थीटा एंगल बना रहा है, और ये थीटा की डायरेक्शन ऐसे है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना इसको, ये जो मैं बार बार डायरेक्शन बता रहा हूँ इसकी इंपॉर्टेंस है इसलिए बता रहा हूँ। अब देखो इसकी थ्योरी देख लो, आगे जो लिखा है अभी तक मैंने जो बोला है उसकी थ्योरी देख लो। कह रहा है लेट देयर बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, लेट देयर बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी हैविंग चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, जो कि हमने माना है कि माइनस क्यू चार्ज पॉइंट ए पे है, प्लस क्यू चार्ज पॉइंट बी पे है, एट अ सेपरेशन 2a बिटवीन देम। सही बात है। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ठीक है सर, ओ जो है सेंटर ऑफ डाइपोल है सर, ये ओ, यहां से ओ ए इज इक्वल टू ओ बी मिल जाएगा सर, OA is equal to OB because center of dipole is midpoint of the dipole। ये आपको पता है ना सर। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, let us calculate the electric field at any point M, ब्रैकेट में है r theta, where r is the distance of the point from the center of the dipole and theta be the angle made by the line OM. Theta is the angle made by the line OM. So theta is the angle made by this line OM. OM लाइन क्या है, सेंटर को जो हमारा पॉइंट इन कंसीडरेशन है उससे मिलाने वाली लाइन है। ठीक है सर, तो OM से मिला रहा है। फिर आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो थीटा सर हम जब भी कंसीडर करेंगे, थीटा हम सर जब भी कंसीडर करेंगे, तो अगर हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन इधर है तो थीटा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, और अगर हमारे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है तो ये क्लॉकवाइज जाएगा, थीटा यहां से मेजर होगा। ठीक है, एक चीज समझ में आई। डाइपोल मोमेंट क्या होता है ये आपको पिछले लेक्चर में बताया गया है, इसको स्मॉल p से डिनोट करते हैं 2qa, चार्ज इनटू सेपरेशन फ्रॉम चार्जेस।
मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू सेपरेशन ऑफ चार्जेस, दैट इज की डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस ऑफ ए डाइपोल। ओके सर, ठीक है सर, अब इतनी चीजें हमें मिल गई हैं, अब हम कंसीडर करते हैं। सपोज करो कि इसका डाइपोल मोमेंट P है बेटा, इस डाइपोल AB का डाइपोल मोमेंट P है, वेयर P इज इक्वल टू 2QA। Q क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, चाहे इसका ले लो चाहे इसका ले लो, मैग्नीट्यूड सेम होगा, Q डायरेक्शन अपोजिट होगी। एंड 2A क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B, दैट इज की डिस्टेंस बिटवीन माइनस Q चार्ज एंड प्लस Q चार्ज। ओके, अब क्या बोल रहा है आपसे कि ये हमें डाइपोल मोमेंट मिल गया। अब कह रहा है कि सर दिस डाइपोल मोमेंट जो है इसके दो कंपोनेंट होंगे, क्योंकि आप किसी पॉइंट पे निकाल रहे हो ना, ये तो अलोंग द एक्सिस है और आपको डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन सर बताई गई है, ऑलवेज फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन, इसीलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन क्या है? इधर। पी की डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी है, तो थीटा कैसे जाएगा सर? एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये डायरेक्शन जब भी होती है इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, क्योंकि आपकी घड़ी इसी डायरेक्शन में रोटेट करती है, ठीक है सर। और जब ऐसे जाती है कोई चीज तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये क्लॉक की डायरेक्शन के अपोजिट होता है, ठीक है सर। तो ये चीज आपको याद रहेगी, ये क्या है? एंटी क्लॉक, और ये क्या है? क्लॉकवाइज, ठीक है। वो एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ठीक है सर। लेट मी रेज इट। अब आपको पता है, आपने वेक्टर में पढ़ा हुआ है कि अगर कोई वेक्टर ऐसे दिया रहता है आपको, सपोज करो ये वेक्टर आर है, कैपिटल आर, तो आपको पता है कि ये कंपोनेंट क्या होता है? जो एंगल, अगर ये बेस लाइन से थीटा एंगल बना रहा है तो ये एंगल क्या होता है? आर कॉस थीटा। और ये एंगल क्या होता है? आर साइन थीटा। और इस लाइन के बीच में एंगल कितना होता है टोटल? 90 डिग्री। क्या आपको पता है? ठीक है सर। तो अब एक बात बताओ, इसके अलोंग ये लाइन जा रही है, ठीक है, इसके अलोंग हमको क्या चाहिए? इसके अलोंग हमको चाहिए एक वेक्टर कंपोनेंट। तो ये अगर हम, आप इसको ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखने की कोशिश करो। इस फिगर को अगर मैं यहां ऐसे बनाऊं तो क्या ये यही नहीं है? ये P है। बेस लाइन कहां है बेटा? बेस लाइन ये मेजर हो रही है, ये क्या है? P cos थीटा, क्योंकि एंगल यहां से बन रहा है, और दूसरी लाइन पे क्या हो जाएगा? P sin थीटा। देखो बेटा, इस फिगर में एंगल कहां था? यहां बन रहा था, इसलिए ये r cos थीटा था। यहां एंगल कहां है? एंगल आपको पता है कोसाइन वाला cos थीटा का रूल, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो उससे आप ये निकाल सकते हो, ठीक है सर। तो अब हमें दो वेक्टर मिल गए, मतलब डाइपोल मोमेंट जो है अब दो पार्ट में सेपरेट हो गया, क्योंकि अब डाइपोल मोमेंट के दो कंपोनेंट मिल गए। अब हमको इसको देखने की जरूरत नहीं है, अब हमको ये जो पॉइंट M है, अब ये जो पॉइंट M है इसको हम किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे? एक P cos थीटा के रिस्पेक्ट में देखेंगे, और दूसरा किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे सर? दूसरा हम देखेंगे P sin थीटा के रिस्पेक्ट में देखेंगे सर। एक बात बताओ बेटा, अब आप अगर ध्यान से देखो इस चीज को, तो P cos थीटा वाली लाइन के लिए ये पॉइंट क्या एक्सियल पोजीशन नहीं है? एक्सियल पोजीशन है कि नहीं है? ध्यान से देखो, जब आप ऐसे बनाते थे डाइपोल, यहां कोई पॉइंट होता था तो क्या होता था? एक्सियल होता था ना। और इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता था? इसको M ले लो, मैं O ले लो, R ले लो, कुछ भी और ले लो, मान लो K पॉइंट है ये, तो आपका डाइपोल मोमेंट P होता था, तो इसके अलोंग जो डायरेक्शन में होती थी उसको क्या बोलते थे? एक्सियल। यहाँ डाइपोल मोमेंट क्या है? P cos थीटा, इसके अलोंग जो है ये एक्सियल पोजीशन होगी, तो P cos थीटा के अलोंग हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एक्सियल का। लेकिन P sin थीटा के लिए अगर आप देखो, P sin थीटा के लिए क्या ये परपेंडिकुलर पॉइंट नहीं है? ये P sin थीटा है, और ये आपका पॉइंट M है। देखो ना, ये 90 डिग्री नहीं बना रहा है? अरे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में P cos थीटा और P sin थीटा के बीच में 90 डिग्री का एंगल है ना, तो अगर इसके लिए ये एक्सिस है तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, क्योंकि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, अब ये लाइन इसके पैरेलल है, सपोज करो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ऑब्वियसली बाय नेचर ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है सर। चलिए आगे चलते हैं। अब उसकी जो थ्योरी दी हुई है कि अब जो हमने पॉइंट कंसीडर किया था, देखो ये पूरा वही चीज है जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया था, ये वही दिया हुआ है कि पॉइंट M इज एट एक्सियल पोजीशन टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P cos थीटा। जो मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको अभी बताया है, P cos थीटा के लिए ये क्या है? पॉइंट M इज एट एक्सियल पोजीशन, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1। अब हमने जो P cos थीटा की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है उसको हमने E1 कंसीडर किया हुआ है, तो
E1 क्या हो जाएगा, E1 ड्यू टू P cos थीटा इज E1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P cos थीटा अपॉन r क्यूब। क्यों सर? सर इसलिए क्योंकि जब हम किसी एक्सियल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल की इंटेंसिटी निकालते हैं डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में, तो सर हम यही निकालते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई r क्यूब, ये निकालते हैं सर हम फॉर्मूला। जब डाइपोल मोमेंट P होता है तो ये 2P आता है यहाँ पे, तो जब डाइपोल मोमेंट P cos थीटा है तो क्या यहाँ पे 2P cos थीटा नहीं होगा सर? बिल्कुल होगा। और यही पॉइंट M जो है इज एट इक्वेटोरियल पोजीशन, दैट इज की परपेंडिकुलर पोजीशन पे है टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P sin थीटा। P sin थीटा के लिए परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर के लिए सर आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने E2 मानी है, तो परपेंडिकुलर के लिए जनरल फॉर्मूला सर क्या है हमारे पास, क्या बोलते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब, ये फॉर्मूला रखते हैं सर। अब P क्या होता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट क्या है सर, P sin थीटा है, तो P को P sin थीटा से रिप्लेस कर देंगे ना सर। जब P था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो हमने फॉर्मूले में P रखा, तो जब इलेक्ट्रिक डाइपोल P sin थीटा है तो सर हम इसको P sin थीटा ही रखेंगे ना, तो हमारे पास E1 E2 आ गए। ठीक है बेटा, अब एक कैच और है इसमें, ध्यान से देखना, ठीक है। तो अभी तो देखो मैंने आपको बता दिया है कि ये P cos थीटा लाइन थी बेटा, P cos थीटा लाइन थी, और ये कौन सी लाइन थी बेटा, P sin थीटा। दोनों को स्मॉल p कर देना, और दोनों के बीच का एंगल क्या था, राइट एंगल। तो एक बात बताओ बेटा कि आपको ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है, ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव होती है, ठीक है सर। और जब आपने फॉर्मूला निकाला है परपेंडिकुलर का, तो आपको याद होगा कि यहाँ पे आपने एक चीज लिखा था माइनस पी, अगर आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो माइनस पी, वो माइनस साइन क्या दिखाता है, माइनस साइन ये दिखाता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन जिधर होगी उसके अपोजिट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इन केस ऑफ परपेंडिकुलर। जब हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे कोई पॉइंट कंसीडर करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन के अपोजिट होगी, जस्ट अपोजिट। तो इसीलिए बेटा अब एक बात बताओ, यहाँ पे P sin थीटा इधर लग रहा है ना, P cos थीटा इधर लग रहा है, तो M पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी E1 वो इसी डायरेक्शन में होगी, लेकिन P cos थीटा की वजह से परपेंडिकुलर जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही थी, आप ये देखो ये पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही थी वो किधर लगनी चाहिए थी, इस डायरेक्शन में लगनी चाहिए थी, ये देखो ये डायरेक्शन इधर है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन लेकिन माइनस का साइन है, तो इस वजह से किधर जाएगी, इस साइड जाएगी। समझ में आई बात? यानी कि जब आप, अब इसको और थोड़ा अच्छे से समझा देता हूं मैं एक बार, ये देखो बेटा सपोज करो एक मिनट के लिए ये P cos थीटा है, इसी फिगर को मैं सीधा करके लिख रहा हूं। अब बताओ बेटा P cos थीटा के अलोंग कोई पॉइंट लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम E1 दिखा रहे हैं, क्यों बेटा, क्योंकि इसके एक्सिस के अलोंग है, और फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन 4 पाई, ये वाला फॉर्मूला होता है सर आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन r क्यूब, यहाँ कहीं माइनस का साइन नहीं होता है, तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अलोंग द वही रहेगा, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा जो आना है, और डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन में रहेगी, ठीक है सर। तो इसीलिए यहाँ पे हमने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव वे में ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। लेकिन अब आप बताओ, अब यहाँ पे एक लाइन है P sin थीटा, और आपको इसके परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे आपको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने तो बना लिया कि सर E2 होगी, पर E2 की डायरेक्शन बेटा होनी किधर चाहिए थी, इधर इस डायरेक्शन में होना चाहिए था, फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में रखना चाहिए था, क्योंकि डाइपोल तो P sin थीटा ये राइट वर्ड लग रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऐसे जा रहा है। लेकिन आपका फॉर्मूला देखो क्या कहता है, आपका फॉर्मूला कहता है E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस P अपॉन R क्यूब। ये माइनस सिर्फ यही इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट होगी, ठीक है सर। अब समझ में आई बात? इसीलिए यहाँ पे ये डायरेक्शन इधर ना होके डायरेक्शन में लगती है, ठीक है सर। E2 किधर लगेगा सर, इधर लगेगा, क्योंकि P sin थीटा इस डायरेक्शन में जा रहा है माइनस साइन की वजह से। अब जब हम डायरेक्शन, लेट मी रेज इट फर्स्ट,
तो अब जब हमने डायरेक्शन को स्टेबल किया बेटा, तो देखो डाइपोल आपके पास कैसा है, ये है आपके पास p cos थीटा और ये है आपके पास p sin थीटा। आपने बोला कि p cos थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी लग रही बेटा, E1। मान लो ये पॉइंट M है, ठीक है, और p sin थीटा की वजह से यहाँ किधर लगनी चाहिए थी, इधर, लेकिन लग किधर रहा है, इस डायरेक्शन में। अब आपको पता है ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो E1 और E2 के बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट बेटा कहाँ आएगा, रिजल्टेंट कहीं यहां आएगा, नेट रिजल्टेंट E। तो सपोज द नेट रिजल्टेंट ऑफ फील्ड E1 E2 due to two different dipoles p cos theta and p sin theta respectively, we have vector E is equal to अंडर द रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा। बट वी नो कि जो एंगल है वो 90 डिग्री है एंड cos 90 डिग्री क्या होता है, 0 डिग्री। सो वी हैव E इज इक्वल टू अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 0 पुट होगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो बचा आपके पास क्या है, यही बचा। अब आपको कुछ नहीं करना है बेटा, आपको E1 की डिफिनीशन, E1 का फॉर्मूला ये दिया हुआ है, E2 का फॉर्मूला ये दिया हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी P है, इसमें भी P है, इसमें भी R क्यूब है, इसमें भी R क्यूब है, इसमें साइन थीटा है, इसमें कॉस थीटा है और इसमें 2 का मल्टीप्लीकेशन हुआ है। तो अब ये फॉर्मूला आप उठा के रिजल्टेंट फॉर्मूले में रख दो, ठीक है। चलो आगे, तो सर क्या मिल जाएगा, ई आप देखिए सर क्या मिल जाएगा। अब हम इसको बड़े से ब्रैकेट में लिख रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाई r क्यूब का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा। क्योंकि अब बेटा यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसलिए हम माइनस साइन नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी डायरेक्शन को एडजस्ट कर दिया है। हमने यहाँ पे अगर डायरेक्शन इधर ली होती तो हम माइनस का साइन यूज करते, उसकी वजह से जरूरत नहीं है, हमने डायरेक्शन को पहले ही एडजस्ट कर दिया है, डायरेक्शन इसके अलोंग नहीं है, इसके अपोजिट है, इसलिए हम माइनस साइन नहीं ले रहे हैं, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है सर, इसका स्क्वायर एंड होल की पावर सर क्या हो जाएगा, होल टू पावर 1/2। ठीक है सर। अब एक बात बताओ, जब ऐसे लिखा रहता है a क्रॉस b का होल स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हो ना a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये लिख सकते हो ना सर। तो सेम लॉजिक हम अप्लाई करने जा रहे हैं सर यहाँ पे, ठीक है। तो सर एक बात बताओ, क्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू p अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर इंटू 2 cos थीटा का स्क्वायर। प्रोडक्ट करके देख लो, यही आएगा 1/4 पाई, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, सब कुछ वही आएगा 1/4 पाई, फिर p अपॉन आर क्यूब 2 cos थीटा, मतलब 2p cos थीटा अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है सर, सेम लॉजिक सर हम यहाँ अप्लाई करें, करते हैं सर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपॉन आर क्यूब, और सिंप्लीफाई कर दिया, चलो इसका स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा सर, साइन थीटा आ जाएगा सर का स्क्वायर, और होल का पावर क्या हो जाएगा सर, पूरे इक्वेशन की पावर क्या है, होल टू पावर 1/2। तो सर एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ से ये कॉमन ले सकता हूँ, ध्यान से देखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में सर क्या बचेगा, प्रोडक्ट है सर, कॉमन ले लिया है 1/4 पाई p अपॉन आर क्यूब, इतना मैंने कॉमन ले लिया, तो एक ब्रैकेट में आ गया। आप ऐसे कर सकते हो ना सर,
अभी आपने किया है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर को सर आप क्या लिख सकते हो, ए इंटू बी का होल स्क्वायर। सिमिलरली सर आप ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर होल पावर 1/2 तो सर आप लिख सकते हो ना, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर 1/2 पूरे इक्वेशन की। उसके बाद सर आप ए को बाहर ले सकते हो, ए स्क्वायर की होल पावर 1/2 इंटू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर 1/2। ये कैंसिल होकर ए बाहर निकल सकता है ना सर। तो सेम यही लॉजिक सर हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब होल स्क्वायर का होल टू द पावर 1/2 इतना हमने एक इक्वेशन में कर लिया है, इनटू दूसरे इक्वेशन में क्या है, 2 cos थीटा का स्क्वायर सर 4 cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा का स्क्वायर सर sin स्क्वायर थीटा होल पावर 1/2। लेट मी इरेज इट। तो सर एक बात बताइए मुझे, क्या ये पावर इस पावर से कैंसिल हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी सर। तो बाहर क्या आ गया सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर क्यूब, और यहाँ से सर क्या मिल गया हमको, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। 4 cos स्क्वायर थीटा को 3 + 1 लिख सकते हैं ना, 3 + 1 cos स्क्वायर थीटा सिमिलरली। और ये क्या है सर, sin स्क्वायर थीटा है। और ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि सर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है लास्ट में, 1। तो अब हमें एक रिजल्ट मिल गया सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब अंडर द रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये है पूरा फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। ठीक है सर, एनी पॉइंट का फॉर्मूला आ गया सर। अब एक बात बताओ, ये तो हमने लिख लिया फॉर्मूला एक बार फिर से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ओके सर। अब एक बात बताओ, नाउ लेट अस सपोज कि कोई पॉइंट एक्सियल पोजीशन पे है, तो हमने एक डाइपोल बना लिया सर, डाइपोल ए बी। अब इससे कुछ दूरी पे एक पॉइंट है सी, सपोज करो ये पॉइंट सी है, तो ये डाइपोल की एक्सिस के लॉन्ग है बेटा, तो ये कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। तो थीटा की जगह पे हम क्या पुट करते थे, 0 डिग्री। तो cos 0 क्या हो जाएगा बेटा, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, यहाँ cos स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 रख देंगे, तो ये क्या बन गया, 1 इंटू 3 3 प्लस 1 4 अंडर रूट 4 है, तो बाहर आएगा कितना होगा 2। तो यानी कि एक्सियल पोजीशन के लिए क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। क्या यही फॉर्मूला हमने निकाला था सर, पिछला लेक्चर जाके मैच कराइए सर, यही निकाला हुआ है। ठीक है सर। अब एक बात बताओ, इक्वेटोरियल के लिए अगर निकालना चाहें हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री सर। जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री सर, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है सर, cos 90 की वैल्यू 0 होती है सर। तो यहाँ 0 रखा, खत्म कहानी इसकी। बचा क्या, 1 अंडर रूट 1 करो 1 करो कोई मतलब नहीं है। तो फॉर्मूला क्या निकल के आया, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब। ये इक्वेटोरियल या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग यही फॉर्मूला होता था ना सर। आपके दोनों फॉर्मूले आ गए। इससे आपको क्या प्रूफ हुआ सर, इससे आपको ये प्रूफ हुआ कि ये जो फॉर्मूला है ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। आप थीटा इज इक्वल टू किसी भी डिग्री पे निकाल सकते हो, तो ये आप याद कर लें। ठीक है, कैच इसमें क्या था कि थीटा हमेशा डाइपोल मोमेंट से डायरेक्शन बनाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आर्क बनाएगा। डाइपोल मोमेंट इधर जा रहा है तो आर्क ये वाला कंसीडर करेंगे, डाइपोल मोमेंट इधर जा रहा है तो ये वाला आर्क कंसीडर करेंगे। अब सपोज करो कि डाइपोल मोमेंट इधर दे दिया है, थीटा कहीं आपको ये दे दिया है, ऐसे इधर से बना के दे दिया है ये थीटा, और इसकी वैल्यू दे दिया आपको 70 डिग्री। तो आप सवाल पुट करके मत चले आना cos थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री, गलत हो जाएगा। आपका डाइपोल मोमेंट इधर है और ये आर्क क्या कर रहा है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बना रहा है। डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में ये कितना एंगल है, 110। यहाँ पे जब 110 पुट करोगे उसकी वैल्यू दी हुई होगी, तब आंसर सही आएगा। जोश जोश में मत करके चले आना वरना गलत हो जाएगा सर। ठीक है, इस लेक्चर को खत्म करने से पहले एक लास्ट चीज और बताना चाहूंगा कि जब आप किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाते हो,
तो क्या निकालते हो, E इज इक्वल टू 1/4 पाई साइलन नॉट Q by R square, where R is the distance from the charge and Q is the magnitude of charge. तो इसमें अगर चार्ज कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन डाइपोल के केस में बेटा एक बार देखना चाहो तो आप, तो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब T cos स्क्वायर थीटा +1। अब इससे दोनों फॉर्मूला निकल जाएंगे तो दोनों को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब आप थीटा स्पेसिफिक कांस्टेंट कर दोगे, मान लो आपको एक्सियल पॉइंट पे निकालना है तो आपने 0 कर दिया, आपको परपेंडिकुलर पे निकालना है आपने 90 कर दिया, आपको 60 डिग्री पे चाहिए आपने 60 कर दिया, तो ये वैल्यू तो कांस्टेंट हो जाएगी और जो डाइपोल मोमेंट है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो बचा क्या, अगर सब कुछ कांस्टेंट है तो ये डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है वो अगर ऐसे हो रही है, मतलब कि स्क्वायर रूट के फॉर्म में हो रही है, तो ये क्यूब रूट के फॉर्म में होगी ज्यादा जल्दी। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो डिस्टेंस के साथ ज्यादा जल्दी डिक्रीज होती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि दस सर देखिए इसमें एक ही चार्ज होता है, इसमें दो चार्ज होते हैं, तो जब आप लार्जर डिस्टेंस पे जाते हो तो ये जो निगेटिव चार्ज की फील्ड है और जो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड है ये ऑलमोस्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसीलिए जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है डाइपोल की वजह से वो बहुत ही जल्दी वैनिश होती है या उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत तेज डिक्रीज होती है। ठीक है सर, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी बोलो सब्सक्राइब करने को। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।